नमस्कार साथियों, आज की रामबाण क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो भाई आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम एक क्लास कर चुके हैं, तो अगर आपने प्रीवियस रामबाण क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें। काफी टाइम के बाद क्लास आ रही है। इसका एक कारण कि बीच में सीईटी का एग्जाम आ गया था, बच्चे सीईटी की तैयारी कर रहे थे, और दूसरा ये जो स्टूडियो है ये पूरा डिस्टर्ब था क्योंकि व्हाइट वॉश चल रहा है घर में। तो मैंने सबसे पहले इसको करवाया फटाफट कि भाई बच्चों का एग्जाम है और क्लासेस नहीं बन पा रही है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं इस बात की चिंता थी। ठीक है, तो कोई नहीं, आगे कोशिश करेंगे कि बिल्कुल रेगुलर क्लासेस आपकी हों। तो अगर आप टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो भाई उसके लिए मेरा ये एक पेड कोर्स है जो अचीवर्स एकेडमी की ऐप पर अवेलेबल है। इस कोर्स से आपका 60+10 70 मार्क्स का टीजीटी मैथ जो है वो कवर हो जाएगा। तो इसके लिए आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें और वहां से आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं इसी के साथ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। क्वेश्चन है आपका, इफ n is a natural number then 9 raised to power 2n minus 4 raised to power 2n is always divisible by। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n हमेशा किससे डिवाइड होगा। तो देखो भाई इसको कैसे करना है, हमें देखना है 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n ये हमेशा ही किससे डिवाइड होगा। और n जो है वो हमारा एक नेचुरल नंबर है यानी कि प्राकृतिक संख्या है। तो n जो होगा वो हमें क्या लेना है, 1 2 3 4 एंड सो, यानी कि n की जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक, यही हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे n को 1 पुट करता हूं ठीक है, प्रैक्टिकली देखते हैं थोड़ा सा। n को अगर मैं 1 पुट करता हूं तो ये बनेगा 9 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2। ठीक है भाई, n को 1 पुट कर दिया तो ये बन गया। तो अब यहां पे बेसिकली ये एक फॉर्मूला बनता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, जिसको आप क्या बोलते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो यहां पे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इट बिकम्स 9 प्लस 4 एंड 9 माइनस 4। तो 9 प्लस 4 करेंगे 13 आएगा, 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा 13 और 5, देखो ये नंबर 13 पंजे 65 बना, तो 65 जो है 65 जो है वो 13 से भी कटता है और 5 से भी कटता है। तो ऑप्शन जो है इसमें केवल 5 नहीं भाई, केवल 5 से क्यों, ये तो 13 से भी कट रहा है। तो नेक्स्ट है केवल 13 नहीं, दोनों 5 और 13। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 3 बनेगा, क्योंकि ये नंबर हमारा 13 और 5 दोनों से डिवाइड यहां पर हो रहा है। ठीक है, सो आंसर बिकम्स ऑप्शन 3। ठीक है, आप इसको अगर और भी वेरीफाई करना चाहें तो उसके लिए फिर आपको n को जो है वो 2 पुट करना पड़ेगा। जैसे n को 2 पुट करेंगे तो 9 की पावर 2 इंटू 2 यानी कि 4 बनेगी। सिमिलरली 4 की पावर भी 4 बनेगी। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करें भाई, या तो 9 की पावर 4 यानी कि 4 टाइम मल्टीप्लाई करें 9 को, इसी तरह से इसको, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो इसका तरीका क्या है, आप इसको इस तरह से ब्रेक करके लिखें। ठीक है, तो इस तरह से ब्रेक करके लिखेंगे तो ये 81 की पावर 2 बनेगा। ठीक है, और ये 16 की पावर 2 बन जाएगा। ठीक है, हमने 4 को ब्रेक किया 2 इंटू 2 से। अब ये फिर से वही फॉर्मूला बन गया ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ये 81 प्लस 16 और 81 माइनस 16 इससे डिवाइड होगा। ये करेंगे तो कितना बनेगा, 97। ठीक है, और इसको करेंगे तो 6 और 5 11, 7 में से 1 गया 6। तो ये जो नंबर है ये फिर से हमारा 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 13 से भी डिवाइड हो रहा है। तो यहां पे ऐसा करके आप चेक कर सकते हैं कि वो किससे डिवाइड हो रहा है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप बना के भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने वैल्यू पुट करी ना, ऐसे भी देख सकते हैं। और आपको बता दें, मैथमेटिकली अगर बात करूं तो यहाँ पे 9 की पावर 2n है। ये 2n का मतलब क्या कि जो पावर है वो इवन होगी यानी कि सम होगी, और सम पावर अगर है ऐसी फॉर्मेट में तो ये हमेशा ही a प्लस बी और a माइनस बी से डिवाइड होगा। तो डायरेक्टली आप आंसर इसको बिना लिखे कर सकते थे, 9 माइनस 4 यानी कि 5 से भी डिवाइड होगा, और 9 प्लस 4 यानी कि 13 से भी डिवाइड होगा इसके भी आप पर, क्योंकि n की मैं कोई भी वैल्यू रखूंगा 1 2 3 4 कोई भी रखूंगा तो वो एक इवन पावर बनेगी। ठीक है, और इवन पावर देखो मैंने सोल्व करके भी दिखाई। ठीक, तो इसका आंसर आपका 3 ऑप्शन आएगा। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का है।
जहां पर n जो है वो अब इवन नहीं होगा। ये 2 मल्टीप्लाई होने से तो n इवन बन गया, यानी कि सम बन गया, लेकिन यहां पे n जो है वो ओड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। ठीक है, तो देखेंगे इसको हम कैसे करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n इज डिविजिबल बाई x माइनस वाई, देन द वैल्यू ऑफ n इज। ठीक है, कह रहे कि अगर x की पावर n माइनस वाई की पावर n x माइनस वाई से डिवाइड होती है तो n का मान क्या होगा। तो आपको बता दें इस सिचुएशन में n जो होगा वो हमारा कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है। देखो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि वो एक सम संख्या होगी, यानी कि वो एक इवन नंबर होगा। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि वो एक ओड नंबर होगा, विषम संख्या, वो एक प्राइम नंबर होगा, और लास्ट में कह रहा है वो एक प्राकृत संख्या। तो आपको बता दें ऑप्शन 4 यानी कि वो एक नेचुरल नंबर होगा, ये बिल्कुल सही है। अब आपको लगेगा ऐसा कैसे, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे यहां पे x की पावर n माइनस y की पावर n, ये किससे डिवाइड हो रहा है, x माइनस वाई से। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने मान लिया कि x ले लिया हमने 5, कोई भी छोटा नंबर ले लो जिसको आप सोल्व करके देख सको, और y मान लो हमने ले लिया 4। ठीक है भाई, हमने y को कितना ले लिया 4, आप 3 लें 2 लें, लेकिन थोड़ा सा छोटा लें, आसान होगा करने में। तो अगर मैं कह दूं कि n हम 1 रख देते हैं, अगर n को मैंने 1 रख दिया, ठीक है, अगर n को मैंने 1 रखा तो 5 की पावर 1 5 ही होगा, और 4 की पावर 1 4 ही होगा, तो 5 माइनस 4 दिस इज 1। तो क्या मुझे बताइए ये 1 जो है वो x माइनस वाई, तो x हमने 5 ले रखा है, तो क्या 5 माइनस 4 यानी कि 1 से डिवाइड होता है, होता है, बिल्कुल होता है, ये तो डिवाइड हो जाता है भाई। ठीक है, अगर मैं इस n को 2 रख दूं, देखो n को मैंने फिर से 2 रख दिया, तो ये कितना बन गया 25 माइनस 16 विच इज 9, 9 बन गया ना। तो 9 क्या 5 माइनस 4 1 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो तुम कहोगे कि बिल्कुल ये भी हो जाता है डिवाइड। अब किसी को लगेगा सर जी आपने 1 दिया और 1 से तो सारे डिवाइड हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं भाई, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो क्यों ना हम यहाँ 2 ले लेते हैं। ठीक है, 2 ले लोगे तो क्या बनेगा यहाँ पे 5 माइनस 2 दिस इज 3। क्यों भाई, 5 की पावर 1 का मतलब 5 है, 2 की पावर 1 का मतलब 2 है, तो 5 में से 2 गया 3 आया, बटे में 5 माइनस 2। देखो x की वैल्यू ये है और y की ये है, तो ऊपर में तो पावर सोल्व करनी है और नीचे में सिर्फ ये नंबर डायरेक्टली माइनस करके लिखने हैं, तो नीचे आएगा 3। तो क्या 3 3 से डिवाइड होगा, तो बिल्कुल होगा। ऊपर में देखो 5 का स्क्वायर 25, और यहां पे अगर मैं 2 ले लूं, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, तो 25 माइनस 4 करेंगे तो दिस बिकम्स 21, और नीचे में क्या आएगा x माइनस वाई यानी कि 5 माइनस 2। तो क्या 21 3 से डिवाइड होता है, तो तुम कहोगे बिल्कुल डिवाइड होता है। तो यहां पे देखो मैंने n को ओड लिया, यहां पे इवन लिया। ठीक है, तो मैं कोई भी नंबर यहां पे ले रहा हूं तो ये जो रिजल्ट आएगा वो डिवाइड होगा। आप और भी करके देखना चाहें तो आप इस तरह से इसको आगे देख सकते हैं। 5 की पावर 3 कितना होता है, 5 पंजे 25 पंजे 125, जितनी पावर उतनी बार 5 को मल्टीप्लाई। 2 की पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8, तो क्या 125 माइनस 8 कितना बनेगा 117। डिवाइड करेंगे तो 5 माइनस 2 क्या 3 से डिवाइड होता है, बताओ। तो तुमने कहा 3 से तो ये डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब मैं जो आंसर करूंगा वो क्या करूंगा कि यहां पे जो ये पावर्स है वो एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृत संख्या है, इसलिए ऑप्शन 4 एक नेचुरल नंबर जो है वो हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको पेपर में दिखाई देते हैं तो उसके लिए आप कोई भी अपनी तरफ से नंबर माने। ठीक है, 1-2 तरह के नंबर मान के आप इसको ऐसे प्रैक्टिकली करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो फर्दर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने आ चुका है। कर सकते हो तो आप वीडियो को पॉज करके देखें। हाँ जी, व्हाट इज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 12, यानी कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को 12 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप मुझे बताइए, जिस बच्चे को नहीं पता वो तो इसको 12 से डिवाइड करके ही देखेगा, तभी बता सकता है क्या रिमाइंडर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे रिमाइंडर थ्योरम का। किसका इस्तेमाल करेंगे भाई, रिमाइंडर
थ्योरम, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं शेषफल प्रमेय, हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं इसको सोल्व करने में। और रिमाइंडर थ्योरम है क्या भाई, मैं अभी एक छोटी सी बात बोलूंगा, उसी में रिमाइंडर थ्योरम खत्म हो जाएगी, लेकिन बस एक चीज पहले सीख लो तभी आप इसको लगा पाओगे, और वो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा देता हूं। कैसे? जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई एक नंबर है 13, ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं 6 से तो कितना रिमाइंडर आएगा? तो तुम कहोगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, रिमाइंडर कितना है? 1। कितना शेष आ रहा है? रिमाइंडर कितना आ रहा है? तुमने कहा 1 आ रहा है। किसी को दिक्कत? मेरे ख्याल से किसी को नहीं है, क्योंकि सबको आता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि 13 को 6 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आता है, तो तुम कहोगे 1 आता है। लेकिन इस थ्योरम को करने के लिए हम एक रिमाइंडर और पढ़ेंगे। कैसे? अभी मैंने इसको 2 पे चलाया है ना, एज पर रूल तो ये 2 पे चलना चाहिए, ये हमने सीखा है डिवीजन के अंदर। लेकिन अगर मैं इसको 2 की बजाय 3 पे चला दूं तो ये बनेगा 6 3 18। अब 13 माइनस 18 करेंगे, इट बिकम्स -5। ये जो आ गया इसको हम बोलते हैं नेगेटिव शेष। दिख भी रहा है भाई, माइनस का साइन लगा हुआ है, तो ये कैसा शेष है? ये नेगेटिव शेष है, ठीक है। तो आपने इन दोनों को जो है निकालना सीखना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और समझा देता हूं ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। मैंने कहा कि अगर मैं 13 को, अगर किसी बच्चे को यहां से नहीं समझ में है तो ध्यान से देखना, अगर मैं कहूं 13 को 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या 13 6 से पूरा डिवाइड होता है? तो आप कहेंगे नहीं सर जी, ये पूरा डिवाइड नहीं होता है। तो 6 से हमारा या तो 12 डिवाइड होता है पूरा पूरा, या हमारा 18 डिवाइड होता है, ठीक है। तो अगर मैं 13 में से 12 माइनस कर दूंगा तो ये बचेगा मेरा 1, ये बच गया हमारा 1 रिमाइंडर, ये वाला रिमाइंडर, ठीक है। तो यानी कि भाई आपने किसी के 13 रुपए देने हैं और तुमने उसके 12 रुपए दे दिए, तो इसका मतलब तुम्हें अभी उसका 1 रुपया और देना है। ये हमारा कौन से वाला शेष है? ये वाला। लेकिन आपने देने थे 13 रुपए, दे दिया आपने उसको 18 रुपए, तो वो आपको क्या करेगा? वो 5 रुपए आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। वो 5 रुपए क्या करेगा? रिटर्न करेगा। तो ये है आपका नेगेटिव शेष। तो ध्यान रखना, नॉर्मल डिवाइड करने से मिलेगा पॉजिटिव शेष यानी कि एक्चुअल, और एक ज्यादा पे चलाने से आपको मिलेगा नेगेटिव शेष, ठीक है। तो अब तुम कहोगे कि सर जी जब ये आ गया था तो फिर इसकी क्या जरूरत है? तो आपको बता देते हैं कि ये कब इस्तेमाल होगा और ये कब इस्तेमाल होगा, अभी समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल अगर रिमाइंडर नेगेटिव आ जाए, तो आपने देखा है कि नेगेटिव शेष तो कभी आया ही नहीं, तो फिर आज क्यों आ रहा है? तो ऐसी सिचुएशन में आपने जो भी हमारा नेगेटिव रिमाइंडर है उसमें जो नंबर डिवाइड कर रहा था उसको ऐड कर देना है, और वापस से आपको यही नंबर जो है वो मिल जाएगा। जो एक्चुअल रिमाइंडर है, वास्तविक शेष है, वो आपको फिर से मिल जाएगा। तो मैंने क्या बोला, मैं फिर से बता देता हूं कि अगर आपका शेष नेगेटिव आ जाए तो जो नंबर डिवाइड कर रहा था उसे आप ऐड कर देंगे, अगेन यू विल गेट द एक्चुअल रिमाइंडर, वास्तविक शेष, ठीक है। तो अब मैं ये समझा देता हूं, चलो क्वेश्चन तो बाद में आएगा, फिलहाल ही समझा देता हूं कि क्वेश्चन में ये वाला रिमाइंडर लूं कि ये वाला लूं, ठीक है। आंसर देखो दोनों से आ रहा है, इससे भी हम आंसर निकाल सकते हैं और डायरेक्टली तो हमें पता ही है। लेना वो है भाई जिससे आप इसके ज्यादा नजदीक आ जाओ, ठीक है। जब हम डिवाइड करते हैं जिससे आप इसके ज्यादा नजदीक हो वो वाला लेना है। जैसे कि मैंने 13 को 6 से डिवाइड किया तो 12 पे चला के मैं इसके ज्यादा नजदीक आ गया, यानी कि इस सिचुएशन में मैं ये वाला रिमाइंडर नहीं लूंगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं और एग्जांपल आपको बताऊं, मान लो मैंने कह दिया कि अगर 20 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो 7 से देखो 20 तो पूरा नहीं कटता, या तो 14 पूरा कटेगा या 21 पूरा कटेगा। तो तुम मुझे बताओ इसके नजदीक किससे आ सकता हूं? 21 से। तो इस सिचुएशन में मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा, नेगेटिव रिमाइंडर को इस्तेमाल करूंगा। तो 21 से 20 आने के लिए -1, यानी कि रिमाइंडर कितना है मेरा? -1। लेकिन आंसर नेगेटिव नहीं करते, तो -1 में आप 7 ऐड करेंगे, यू विल गेट 6 रिमाइंडर, ठीक है। क्लियर है ये बात? मेरे ख्याल से समझ में आई होगी रिमाइंडर थ्योरम के बारे में कि कौन से वाला रिमाइंडर आपने यूज करना है क्वेश्चन में, ये वाला या पॉजिटिव वाला, ठीक है। क्लियर? और फिर भी कहीं डाउट रहता है तो भाई एक बार दोबारा सुन लेना, मैंने जो आपको बोल के बताया सब कुछ एक बार दोबारा सुन लेना, ठीक है। दोबारा से देख लेना, ठीक। अब देखो मैं लगा के दिखाता हूं और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। 1421 1421 गुणा 1423
गुना 1425। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं किससे, 12 से, तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, अभी तक मैंने रिमाइंडर थ्योरम की बात नहीं की थी, अब मैं रिमाइंडर थ्योरम की बात कर रहा हूं। रिमाइंडर थ्योरम जस्ट एक लाइन की, क्या कि जो इनके साथ करना है, बाय द वे करना क्या वो देख लो पहले भाई, इनकी मल्टीप्लाई करनी है भाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे और फिर जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई इससे, हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो मैं यही कह रहा हूं कि जो इनके साथ करना है वो इनके रिमाइंडर के साथ कर दो, यही है रिमाइंडर थ्योरम। इसका मतलब कि अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो तुमने इससे डिवाइड किया तो 12 एकम 12 बचा कितना 22, फिर 12 एकम 12 बचा 10, 12 अट्ठे 96 बचा कितना 5, तो यहां से 5 रिमाइंडर आएगा। किसी को लगे कि ये हुआ क्या है तो मैं बता देता हूं, एक लिख के बता देता हूं, हालांकि आप बड़े बच्चे हो गए हो अब तो ऐसे ना लिखा करो, समझाने के लिए मैं ऐसा लिख देता हूं। 12 एकम 12 बचा 22, फिर से 12 एकम 12 बचा कितना 10, उतारा 1, तो 12 अट्ठे 96, कितना बचेगा 5। ठीक है, तो देखो 5 हमने निकाल लिया, क्लियर है यहां तक। तो यानी कि जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो शेष कितना आया 5 आया। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये नंबर 21 और 2 ज्यादा है, तो इसका मतलब इसमें शेष आएगा 7। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 23 और 25 2 ज्यादा है, तो इसका मतलब यहां रिमाइंडर आएगा 9। ठीक है, बात आ रही है समझ में। मैं फिर से थोड़ा सा समझा देता हूं कि 1421 को जब 12 से डिवाइड किया तो 5 बचे थे, है ना, लेकिन जब 1423 को डिवाइड करूंगा तो 21 से ये नंबर 2 ज्यादा है, तो इसका मतलब इसमें 7 बचेंगे। फिर भी किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, मैं लिख के दिखा देता हूं भाई, कोई बात नहीं। फिर से 12 एकम 12 12 अट्ठे 96, कितना बन रहा है 7 बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से इससे भी 2 ज्यादा है, तो इसका मतलब वहां 9 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई, ठीक है, तो अब मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम लगा के दिखाता हूं। और किसी के मन में ऐसा और बोला सर नेगेटिव शेष तो आपने लिया ही नहीं, कोई बात नहीं, अभी ले लेंगे, काहे के लिए टेंशन लेते हो, अभी वो भी लेके दिखाएंगे। तो अब रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि जो मल्टीप्लाई नीचे करनी थी नीचे छोड़ के ऊपर कर दो, तो क्या कहोगे 7 पंजे 35 7 पंजे 35 और 35 निमे, 35 निमे अगर आप करोगे तो 9 पंजे 45, 9 तीय 27 और 4 31। ठीक है, तो ऊपर का प्रोडक्ट बन रहा है 315। अब देखो प्रोडक्ट बड़ा बना ना, ठीक है, अभी मैं जब नेगेटिव रिमाइंडर लगा के दिखाऊंगा तो ये और भी छोटा बनेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम समझा रहा हूं आपको, ध्यान रखना ऐसे ही लगेगी, अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन भी आ जाता है तो ऐसे ही लगा के आना। ठीक है, तरीका सिखा दिया मैंने आपको। ठीक, मल्टीप्लाई देख लेना गलत ना हो। ठीक है, 9 पंजे 45, 9 तीय 27 और 4 31। तो अब इसको हम 12 से डिवाइड कर दे, तो मैंने बताया था तुम्हें कि जो इनके साथ करना है वो इनके साथ कर दो, तो हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24। ठीक है, बचा कितना 75, 12 6 के 72, शेष कितना बचेगा 3, रिमाइंडर कितना आएगा 3। ठीक है, क्लियर है, मैं दिखा दे रहा हूं करके, 12 दूनी 24, बचा कितना 7, 12 6 के 72, बचा कितना 3, तो आंसर इज 3 रिमाइंडर, तो आंसर कितना बनेगा 3। ठीक है, अब देखो यहां पे ये प्रोडक्ट जो है ना बड़ी हो गई, अब थोड़ा सा छोटा करके दिखाते हैं ताकि तुम्हें ना रट्टे नहीं मारो कहीं पर। एक तरीका मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया, आंसर 3 आ रहा है, मैं फिर से इसको दिखाता हूं करके। मैं अब की बार क्या करना चाह रहा हूं कि अगर मैं 1425 को 12 से डिवाइड करूं, हालांकि करना ये जो मैंने करके दिखाया, बाई चांस इस क्वेश्चन में ये 2 ज्यादा था फिर ये 2 ज्यादा था, तो एक रिमाइंडर से ही दूसरे रिमाइंडर निकल गए थे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ये नंबर अलग अलग भी तो हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि 2 ज्यादा या 1 ज्यादा या कम हो। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप अलग अलग डिवाइड करके देखोगे। तो फिर से देखो 12 एकम 12, बचा कितना 12 एकम 12, बचा कितना, अब 12 अट्ठे 96, एज पर रूल चलना चाहिए 12 अट्ठे 96 पे, यही चलाया था ना हमने। फिर हमने रिमाइंडर निकाला था, यहां पे 9 रख दिया था। लेकिन अगर मैं 12 अट्ठे 96 ना चला के मैं 12 निम्मे पे चला दूं तो 12 निम्मे 108। अगर मैं 108 बना रहा हूं तो ध्यान दो यहां पे मेरा जो रिमाइंडर आएगा अब कैसा आएगा माइनस के 3, यानी कि मैं इसको अब की बार माइनस का 3 बना के चलता हूं। ठीक है,
और अब क्या होगा मेरी कैलकुलेशन में कि 7 पंजे 35 और 35 दिए 105, कितना बनेगा 105। बात आ रही है समझ में? लेकिन साइन नेगेटिव है भाई, ये भी ध्यान रखना है। कभी तुम सोचो कि नहीं ये कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन ये नेगेटिव है, तो मल्टीप्लाई में पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू जब मल्टीप्लाई होगी तो ये नेगेटिव ही रहेगा। ये गुणा का नियम है भाई। तो अब -105 को अगर 12 से डिवाइड किया तो अब तुम कहोगे कि सर जी माइनस वाले नंबर को कैसे करें, ये तो और भी खतरनाक है। तो कोई टेंशन नहीं लेनी भाई इसके लिए, सीधी सी बात है। तुम एक पल के लिए मान लो कि माइनस है ही नहीं, ऐसा मान लो, मान लिया। तुमने कहा 12 अट्ठे 96, कितना बना 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 पे चला दो या 12 नी में 108 पे चला दो, तो 12 नी में 108 करूंगा तो माइनस का 3 शेष आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। लेकिन ये 105 जो था वो माइनस का था, तो माइनस होने से ये क्या बन जाएगा प्लस, और ये आ गया आंसर, खत्म हो गया। ठीक है, देखो आंसर अब ज्यादा फास्ट है ना। ठीक है, किसी को लगता है कि नहीं सर जी भेजे में घुसा नहीं, तो भाई 105 को अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 अट्ठे 96 ऐसे कर लो, तो कितना बचेगा 9 बचेगा, 9 बचेगा। यानी कि -105 को जब 12 से डिवाइड किया तो हमारा बचा 9 रिमाइंडर, ये माइनस ये वाला है, डिवाइड किया 12, कितना बचा -9। ध्यान से देखना, यहां पे -9 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो -9 ही आपका रिमाइंडर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब कोई कहेगा कि बोला ऐसे कैसे हो जाता है सर जी, ये क्या बता रहे हो आप? आपको ये भी मैं बता दूं, याद रखना, अगर मैं किसी भी छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करता हूं और रिमाइंडर निकालना चाहता हूं, तो अगर ये नंबर छोटा है तो ये एज इट इज आपका रिमाइंडर बन जाता है। बोला ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ, 5 0 0, इसको 0 पे चलाएंगे तो ये आपका बनेगा इस तरह से। अब तुम कहोगे बोला 0 पे क्यों चलाया है, 0 पे काहे के लिए चलाया? तुम बताओ मुझे, अगर मैं 8 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 एकम 5 पे चलता है ना, एज पर रूल तो ऐसे ही चलता है, यानी कि ऐसे नंबर पे चलता है, या तो ये पूरा पूरा आ जाए या इससे छोटा रहे। यही तो है डिवीजन का नियम, भाग में क्या करते हैं, यही तो करते हैं। तो ये आ गया हमारा, तो जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो इससे छोटा रहे तो इसके लिए हमें 0 पे चलाना पड़ेगा। तो मैं यहां पे कह रहा हूं कि इतनी कहानी को याद रखने से अच्छा ये है कि अगर नंबर छोटा है और डिवाइड करने वाला नंबर बड़ा है तो ये एज इट इज आपका रिमाइंडर बन जाता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ये माइनस कौन सा है, ये वाला। अगर 105 को 12 से काटेंगे तो 12 अट्ठे 96, बचा कितना 9, ये माइनस इसके साथ, तो -9 को 12 से डिवाइड करेंगे, इट बिकम्स -9, यानी कि रिमाइंडर आया -9। लेकिन मैंने कहा था आंसर नेगेटिव नहीं करके आना, तो फिर इसमें जो नंबर डिवाइड करता है उसको ऐड करेंगे, अगेन यू विल गेट द पॉजिटिव आंसर विच इज 3। ठीक है, तो मैंने यहां से भी दिखा दिया, यहां 12 नी में 108 चलाया था तो 108 से 105 माइनस के 3 शेष था, -3 और ये वाला -3 प्लस का 3 बन गया था, इसलिए आंसर हमारा 3 डायरेक्ट आ गया था। दोनों तरीके, सभी तरीके इवन मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी डाउट रहता है तो भाई आगे कोई और क्वेश्चन आने दो, काहे की टेंशन ले रहे हो। इसी के साथ फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आ गया, जहां पे एक छोटा सा कंसेप्ट लगता है। अब देखो ये क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, अगर मैं ऊपर ऊपर से बता दूंगा तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, तो इसलिए भाई सारा है ना जो मैंने वो आपको बता दिया। ठीक है ना, ताकि किसी को ये ना लगे कि सर ने ऐसे बता दिया। कह रहा व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 17 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23 इज डिवाइडेड बाई 23। इसके लिए कंसेप्ट सुन लो पहले। व्हाट इज द कंसेप्ट? ये रिमाइंडर थ्योरम तो खत्म होगी ना, रिमाइंडर थ्योरम सिखाइए मैंने तुम्हें ये। व्हाट इज द कंसेप्ट? कंसेप्ट इज व्हाट, कि अगर एक एग्जांपल से समझाता हूं, मान लो 8 की पावर 7 माइनस 3 की पावर 7, मान लो ये आ गया, ये किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, मान लो ये आ गया। ठीक है, तो आपने इसका आंसर कैसे फटाक से कर देना है, सबसे पहली बस यही खासियत ध्यान रखना, ये जो दोनों पावर आपको दिखाई दे रही हैं ये दोनों पावर सेम है। क्यों भाई, सेम है कि नहीं है? सेम है बिल्कुल, लेकिन सेम होने के साथ साथ ये ओड भी हैं, यानी कि ये विषम भी हैं। ये भी इसमें एक खासियत है कि दोनों पावर सेम होने के साथ साथ कैसी हैं, ओड यानी कि विषम। तो अगर ये कंडीशन किसी क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो जाती है तो वो जो बेस में लिखा हुआ है हमेशा उससे डिवाइड होगा।
8 माइनस 3, तो 8 में से 3 के 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर ये प्लस लिखा होता तो 8 प्लस 3, 8 और 3 फिर 11 से डिवाइड हो जाता। बात आई समझ में कि नहीं? लेकिन ऐसा कब करना है? जब पावर सेम भी है और ओड यानी कि विषम भी है, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं कहूं कि 17 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23 अपोन में 23, ये किससे डिवाइड होगा? तो अगर मैं कहूं कि पूरे क्वेश्चन में अगर ये वाली चीज लगाई जाए तो आप केवल एक तो इस पोर्शन को देखो और एक इस पोर्शन को देखो। मान लो एक पल के लिए पोर्शन है ही नहीं, तो ये क्या बनेगा? 17 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23, ये किससे डिवाइड होगा? मान लो ये क्वेश्चन अब यहां पे मैंने लिख दिया, तो तुम क्या कहोगे आंसर? तुम कहोगे सर जी पावर दोनों सेम है और दोनों ही ओड हैं, इसका मतलब जो बेस में लिखा है इनके टोटल से डिवाइड हो जाएगा। और 17 और 29 अगर हम करते हैं तो ये कितना बनता है? 46। तो तुम कहोगे सर जी ये वाला नंबर जो है ना 46 से डिवाइड होगा, इसका आंसर क्या होगा? 46। लेकिन 46 तो 23 से भी डिवाइड होता है। इसका मतलब अगर ये नंबर 46 से डिवाइड हो रहा है और 46 23 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि ये जो है वो 23 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है 23, ये तो ऑलरेडी इससे डिवाइड हो रहा है, ये तो ऑलरेडी 23 की पावर 23 तो 23 से डिवाइड हो ही रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर, शेषफल कितना बचेगा? ये भी पूरा डिवाइड हो रहा है, ये भी पूरा डिवाइड हो रहा है, तो फिर रिमाइंडर तो 0 बचेगा भाई। अगर कोई चीज पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो फिर पीछे से रिमाइंडर कितना बचता है? 0 बचता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना रूल के हिसाब से सिर्फ 2 पे ही अप्लाई आप कर सकते हैं। हाँ, वो बात हो रहा है कि इस क्वेश्चन में आप ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं कि भाई यहां पे सबकी पावर सेम है, तो हम क्यों ना इनको सबको बेस में ऐड करके देख लें। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा? 46 तो इनका टोटल है, 46 और 3 49, 69 बनेगा ना इनका टोटल, बेस का टोटल 69 बनेगा और 69 23 से कटता है तो रिमाइंडर 0 बचेगा। लेकिन मैंने जो क्वेश्चन समझाया है ये रूल के हिसाब से समझाया है। क्वेश्चन में 3 ना आके 2 वैल्यू भी आ सकती है। ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता था जैसा अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऐसा भी आ सकता था कि इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना होगा। तो आप जस्ट पावर को देखेंगे और बेस को सोल्व कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देना, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड किससे होगा या रिमाइंडर कितना होगा, ये 2 टाइप यहां पे पूछी जा सकती थी इस क्वेश्चन में। कंसेप्ट आपको समझा दिया, ये पूरा कट रहा था तो इसका मतलब यहां से तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, यहां पे और यहां पे इनको इकट्ठा हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, यानी कि यार सीधी सी बात है, इसको मैं ऐसे लिख दूं तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 23 से डिवाइड किया तो आपको पता है इनका टोटल जो है 17 प्लस 29 46 आ रहा है, जो कि 23 से डिवाइड होगा। ये तो ऑलरेडी 23 से डिवाइड हो रहा है। रिमाइंडर थ्योरम लगाओगे ना तो इधर से भी 0 रिमाइंडर, इधर से भी 0 रिमाइंडर, तो टोटल रिमाइंडर 0 ही बनेगा। ठीक है, तो भाई इसी के साथ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर दें। ठीक, पढ़ो एक बार ध्यान से, पढ़ो, शाबाश। देखते हैं फिर क्या है। अभी भी टेम्परेरी रखा हुआ है बोर्ड, पता लगा क्लास पढ़ाते पढ़ाते आगे ही गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, गाड़ा नहीं ना, अभी इसको गाड़ना पड़ेगा। A 3 digits number 453 is added to 984 to get a 4 digit number 13Q7. If 13Q7 is divisible by 11 then the value of Q minus P will be। ध्यान दो, क्वेश्चन जो है ये डिवीजन के आ रहे हैं, विभाज्यता के क्वेश्चन आ रहे हैं। कह रहे एक 3 अंकों की संख्या 4P3, नंबर क्या है 4P3 में 984 जोड़ने पे 984 अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूं, 984 अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूं तो ऐड करने पर एक 4 अंकों का नंबर बनेगा और वो नंबर क्या है 13Q7। ये नंबर हमें मिला इसको ऐड करने में 13Q7। और 13Q7 में खासियत क्या है कि 11 से डिवाइड होता है, तो Q माइनस P हमसे पूछना चाह रहा है। तो अब एक चीज देखते हैं, यहां पे एक्चुअल में P और Q है क्या ये तो पता लगे। तो तुम मुझे बताओ, 4 + 3 7 आएगा। ठीक है, यानी कि कोई हासिल आगे नहीं जा रहा। 9 और 4 13 आएगा, यानी कि यहां पे भी कोई पीछे से हासिल नहीं आया। तो अब मुझे बताओ यहां पे 8 में मैं क्या ऐसा ऐड कर दूं कि ये एक नंबर आ जाए। तो तुमने कहा कि सर जी हम P को 0 ले सकते हैं,
ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? तो अगर मैं p को 0 ले लूंगा तो ये जो आएगा 8 जमा 0 कितना बनेगा? 8 बनेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ध्यान से सुनते रहे ना मेरी बात को। क्वेश्चन इजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये तो मैंने ऐसे अज्यूम करके देखा, लेकिन आप मुझे बताइए यहां पे p की वैल्यू 0 ना हो के 1 भी तो हो सकती थी। अगर ये 1 होती तो फिर 8 और 1 फिर क्यों मेरा कितना आता? 9 आ जाता। क्या p की वैल्यू 2 हो सकती थी? अगर ये 2 होती तो 8 जमा 2 ये 10 बनता, यानी कि यहां 0 और 1 आगे हासिल जाता, विच इज नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब यहां पे p की सिर्फ 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, एक तो 0 और एक 1। अगर p 0 होगा तो 8 प्लस 0 ये 8 ही बनेगा। अगर p की वैल्यू 1 होगी तो 8 प्लस 1 ये 9 बनेगा। इससे आगे फिर हासिल जाता है, उसको हमने नहीं लेना। अब तुम मुझे बताओ, यहां पे नंबर जो बना वो 13Q7, यानी कि Q को मैं 8 रख सकता हूं, या तो ये बनेगा या 1397। क्या ये बात समझ में आई? हमारा जो नंबर है वो क्या क्या बन सकता है? अगर Q मेरा 8 हुआ तो नंबर 1387 बनेगा, लेकिन Q मेरा 9 हुआ तो नंबर 1397 बनेगा। तो अब बात ये आती है कि इनमें से कौन सा नंबर लिया जाए। तो उसके लिए आप देखो कि ये जो नंबर है 13Q7 ये हमारा 11 से डिवाइड होता है। तो अब मैं आपको बता दूं 11 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा। अब ये नहीं कि इसको डिवाइड करके देखने लग जाए, ऐसा नहीं करना। इसका डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम कहता है क्या कि 11 से 11 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसमें अल्टरनेट पोजीशन का टोटल, अल्टरनेट का मतलब होता है एक एक छोड़ के, अल्टरनेट पोजीशन का टोटल। तो देखो 1 और 8 कितना बनेगा? 9 टोटल। 3 और 7 कितना बनेगा? 10 टोटल। ये जो टोटल बने ऊपर के और नीचे के, एक एक पोजीशन छोड़ के, ध्यान रखना मैंने मार्क भी किया है, ये जो टोटल आया इनका जो डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस है वो या तो 0 आ जाए या 1 आ जाए, ठीक है, या 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 या 33 एंड सो ऑन। यानी कि या तो ये 0 हो जाए या 11 से कटने वाला नंबर, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, ऐसा आ जाए। लेकिन यहां पे तो ये आया ही नहीं, इसके बराबर आया नहीं ना, तो इसका मतलब ये नंबर गलत है। इसमें देखो 1 और 9 10, 7 और 3 10, और 10 में से 10 गए, कितना आया? 0। 0 हुआ तो इसका मतलब ये नंबर हमारा क्या होगा? डिवाइड होगा। किससे? किससे डिवाइड होगा? ये हमारा 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 11 से डिवाइड हुआ तो हमें ये पता लग गया कि यहां Q की जो वैल्यू है वो 9 है और इसकी जो वैल्यू है वो 1 है। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? तो अब ये बातें तुम्हें समझ में आ गई, तो हमसे पूछ रहा था Q माइनस P क्या होगा? Q माइनस P, so Q is 9 and P is 1, so answer is 8, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो पूरी कहानी समझाई है, तो इसको आप डायरेक्ट भी रख के देख सकते थे कि भाई Q की वैल्यू क्या हो सकती है। देखो 8 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है, तो आप डायरेक्टली रख के देख सकते थे। फिर ये चेक तो करना ही पड़ता आपको, जोन सा कटता उसी के हिसाब से आपने वैल्यू लेनी थी P और Q की। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं इसी के साथ। अरे ये तो बच्चा सा क्वेश्चन आ गया, कर दोगे तुम इसको? तो है, करके दिखाओ, चलो जल्दी से, फिर कर दोगे तो। क्या है भाई? फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.25 डिवाइड बाई 32। इसने ये बोला कि 0.25 को अगर मैं डिवाइड करता हूं किससे? 32 से, तो क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, और देखो आंसर जो है ना वो एक बार यहां पे दिखा भी देता हूं मैं तुम्हें थोड़े से छोटे करके, ये आंसर है। ठीक है, तो अब तुम इसको कैसे करोगे? तुम कहोगे कि सर जी ये 25 का पॉइंट हटा लेते हैं थोड़ा सा, तो पॉइंट हटेगा, नीचे 100 लगेगा, यानी कि नीचे 32 गुना 100 3200 बन जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकता हूं कैलकुलेशन के लिए। कैसे? कि इसको चलो अलग से लिख दूं 100, अलग से 100 लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं पता लग जाएगा अभी। तो 25 से पॉइंट हटाया तो ये बन गया, और 25 चौके होता है 100, नहीं तो पूरा काटना पड़ता ना। तो ये बन गया 1/4 दुनिया 4 की बार, 1 में 128 ये बन गया। अब इसमें किसी को दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले पॉइंट हटाया, 25 से काट दिया 4 पे, 4 गुना 32 कितना बना? 128। तो यानी कि अब मुझे 1 को डिवाइड करना है किससे? 128 से। तो तुम देखो 128 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, ये नंबर छोटा है, तो सबसे पहले क्या लगेगा? पॉइंट।
ठीक है, पॉइंट लगेगा, क्यों, नंबर छोटा है। फिर हम लगाएंगे 0, फिर देखा हमने 128 से अब भी छोटा है तो फिर से लगेगी 0, फिर हमने लगा दिया फिर से 0, फिर 128 से काटेंगे तो अब भी छोटा है, फिर से क्या लगेगा 0, ठीक है। फिर आगे चलाएंगे तो अब 128 पे चलेगा, यानी कि डेसिमल के बाद 2 0 हमारे आंसर में आएंगी, और ऐसा केवल 4 नंबर ऑप्शन में लिखा है, आगे करना ही नहीं था, सिर्फ इतना देखना था कि डेसिमल के बाद कितने 0 लगेंगे। तो सबसे पहले तो डेसिमल लगेगा क्योंकि छोटा नंबर है, एक बार 0 लगेगी फिर नहीं जाएगा, फिर एक 0 लगेगी फिर नहीं जाएगा, यानी कि डेसिमल के बाद 2 0 आने वाले हैं, और ऐसा सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है। अब ये नहीं कि वहां डिवाइड करके दिखाने लग जाओ, ठीक है। तो मैंने समझा दिया है, पूरा डिटेल से समझा दिया है। अब अगला क्वेश्चन फिर से डिवाइड का है भाई, करके देखो, डिवाइड करके देखो, हो जाएगा। क्वेश्चन है कि डिवाइड 13 आवर्स 1 मिनट 30 सेकेंड बाई 6, 13 घंटे 1 मिनट 30 सेकेंड में 6 का भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। कितने हैं पहले तो देख लेते हैं, 13 घंटे हैं, 1 मिनट है और 30 सेकेंड है, इसको डिवाइड कर दे हम 6 से, तो मुझे बताओ 6 से काटूंगा तो 6 दूनी 12, 2 पे कटेगा, 2 पे कटेगा कि नहीं कटेगा, ध्यान दो, 2 पे कटेगा। मैंने ऑप्शन जानबूझ के छोटे कर दिए ताकि, अरे ज्यादा ही छोटे हो गए तो दिख ही नहीं रहे तुम्हें, ये कर दिया ताकि मैं ना आंसर तुम्हें साथ के साथ बता दूं कि कहां तक करना होता है। तो 6 दूनी 12, 2 घंटे बचे, ठीक है, 2 घंटे पे ये कटा तो 6 दूनी 12, 12 घंटे कट गए तो 1 घंटा बच गया ना, तो 1 घंटा जो बच गया वो आगे ऐड हो जाएगा, तो वो कितने मिनट हो गए, 60 मिनट, ठीक है भाई। अब ये कितने हो गए, 61 मिनट। क्या ये बात समझ में आई भाई, 13 घंटे को 6 से भाग करूंगा तो 6 दूनी 12, 12 घंटे कट गए, 1 घंटा जो बचा, 1 घंटा आगे ऐड कर दो, यानी कि 60 मिनट बच गए, 60 और 1 61 मिनट बन गए। 61 मिनट को अगर मैं 6 से भाग करूंगा तो कितने पे जाएगा, 10 पे जाएगा, 6 धाया 60, कितने पे जाएगा, 10 पे जाएगा, 10 मिनट, तो 10 पे जाएगा। तो ध्यान दो, 10 इसी ऑप्शन में लिखा है और किसी में लिखा ही नहीं, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 आंसर आ गया, खत्म। लेकिन मैं एक बार वेरीफाई करा दूं आपको, ये ना लगे कि सर जी आपने तो कर दिया, हम कैसे करेंगे। तो यहां पे 6 धाया 60, 10 पे कटा, 60 मिनट कट गए, 1 मिनट बच गया, तो 1 मिनट को आगे ले जाओ, 1 मिनट आगे जाएगी तो क्या बनेगी, 60 सेकेंड, कितनी बनेगी, 60 सेकेंड, तो ये बन गया 60 सेकेंड, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। अब 90 को जब 6 से भाग करूंगा तो कितने पे कटेगा, 15 सेकेंड पे कटेगा, ठीक है। तो 15 सेकेंड देखो ये लिखा हुआ है, पर इतना करना मत, बाई चांस हो इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, फिर करना पड़ता, ठीक है। तो मैंने पूरा ही दिखा दिया, किसी के मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a 2-digit number, the unit digit is twice the tens digit. If 27 is added to the number, the digit interchange their places, the number is. ये कह रहा है एक 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। इकाई का अंक दुगना है किसका, दहाई के अंक का, ठीक है। यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, तो संख्या क्या होगी। तो भाई ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में ये पूछे ना नंबर क्या है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्यों, क्योंकि ऑप्शन ही इसका सबसे बढ़िया तरीका है। तो हम एक बार ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ये है इसके ऑप्शन, इन्हीं में से तो कोई नंबर होगा वो, ठीक है। तो अब देखो उसने बोला कि इकाई का जो अंक है, इकाई का कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है। जैसे मान लो 24 लिखा हुआ है, 24 में ये होता है इकाई, बचपन से पढ़ते आए हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। दिस इज वंस, वंस या यूनिट डिजिट बोल सकते हैं, दिस इज टेंस, ठीक है, ये वंस है, ये टेंस है, ठीक है। इंग्लिश में हिंदी में दोनों में बता दिया। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है, यानी कि आप देखो इन ऑप्शन में ये वाला इसका डबल है, तो 2 का डबल लिखा हुआ है, 2 जो है इसका डबल बिल्कुल है, 3 का डबल लिखा हुआ है, 4 का डबल लिखा हुआ है, यानी कि सारी ऑप्शन इस बात को सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है। ऑप्शन ए भी सेटिस्फाई कर रही है, बी भी सेटिस्फाई कर रही है, सी बी और डी भी, सभी ऑप्शन ने सेटिस्फाई किया। फिर आगे क्या कह रहा था, यदि संख्या में 27 जोड़ दें, तो भाई जोड़ दो ना, इसमें भी 27 जोड़ दो, 27 जोड़ूंगा तो इसके स्थान आपस में पलट जाएंगे, तो तुम मुझे बताओ 7 और 4 11, 2 2 4 और 1 5, क्या 24 का 42 बना, नहीं बना, तो ये आंसर था ही नहीं। इसमें भी 27 जोड़ दो, 7 और 2 9, 2 और 1 3, क्या 12 का 21 बना, नहीं, उल्टा हो जाएगा ना,
इंटरचेंज हो जाएगी पोजीशन। इसमें भी 27 जोड़ दो तो 7 और 6 13, 3 2 5 और 1 6, तो 36 का 63 बन गया, जो कि सही बात है भाई, 36 के डिजिट इंटरचेंज होंगे तो 63 बन गया ना। तो बोल रहा था ऐसा हो जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आंसर बन गई, ऑप्शन 3। अब इसको चेक मत करना, ठीक है, कभी इस पे टाइम लगाओ, यही जो है आंसर नहीं होगा। जैसे आंसर मिले वहीं छोड़ दिया करो, ज्यादा वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूं इंटरचेंजिंग वाला, लेकिन ध्यान रखना जब भी नंबर पूछे तो बाई ऑप्शन करके आना है, याद रहेगी ना बात, ठीक है। तो आपको मैं जो कंसेप्ट समझाना चाहता हूं कि अगर मेरा कोई एक 2 डिजिट का नंबर है, कंसेप्ट है भाई ये, अगर हमारा कोई 2 डिजिट का नंबर है, जैसे मान लो हमने ले लिया 38, यहाँ पे ये x है और ये y है, पहला डिजिट है x, दूसरा डिजिट है y, ये हमारा कोई 2 अंकों का नंबर है। अगर मैं इसके डिजिट को इंटरचेंज कर दूं तो ये क्या बनेगा 83, अगर मैं इसके अंकों को पलट दूं तो ये बनेगा 83। तो अब अंक पलटने से जो नंबर बना और जो ओरिजिनल नंबर था, इनको ऐड अगर मैं कर दूं, 8 और 3 11, 8 3 11 और एक बार मैंने कर दिया ऐड, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, मेरा नंबर है 27, इसके डिजिट पलट दो कितना बनेगा 72, अब इनको ऐड कर दो कितना बनेगा 99, ठीक है। तो मैं यहां कहना चाह रहा हूं आपको कि जब भी हम कोई भी 2 डिजिट का नंबर लेंगे और उस नंबर के उसके डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे, तो जो नंबर बनेगा इनका जो सम होगा, इनका जो सम होगा ये हमेशा ही 11 से डिवाइड होगा। ये हमेशा किससे डिवाइड होगा 11 से। तुम देखो ये भी 11 से कट रहा है, ये भी, और 11 से डिवाइड होने पे 11 से इसको काटूंगा क्या आएगा 11, 11 से इसको काटूंगा कितना आएगा 9, ठीक है। तो 11 से डिवाइड होगा पहली बात तो क्या सम, और डिवाइड होने के बाद मुझे क्या देगा, डिवाइड होने के बाद मुझे देगा इस नंबर के डिजिट्स का टोटल। ध्यान दीजिए मैंने क्या बात बोली, इस नंबर के, ये नंबर क्या था मेरा 3 8 38 था, इस नंबर के डिजिट्स का टोटल यानी कि 3 जमा 8 कितना देगा 11। सिमिलरली यहां पर भी देखो क्या बन रहा है x प्लस वाई, 2 जमा 7 कितना 9, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है आपका कि क्या कि किसी भी अगर मैं 2 अंकों की संख्या को पलटकर एक नया नंबर बना रहा हूं, तो जो नंबर मेरा बनेगा इसका और पुराने नंबर का टोटल यानी कि सम, दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 11, ठीक है भाई। यहां पे x और y क्या है इसके डिजिट्स, ठीक है। और दूसरा जो है वो डिफरेंस जो होता है, अंतर जो होता है वो हमेशा कटता है 9 से। ये 2 कंसेप्ट यहां पर है, ठीक है, क्लियर। तो अब मैं ये दूसरे वाला भी करके दिखा देता हूं। ये तो याद रखना है कोई भी नंबर उसके डिजिट पलट के बना नया नंबर, इनका टोटल डिवाइड होगा 11 से और इनका डिफरेंस डिवाइड होगा 9 से। जैसे मान लो मैंने नंबर ले लिया 61, ठीक है, इसके पहला डिजिट x है दूसरा y है, इसके डिजिट पलट दो कितना बनेगा 16, इनका डिफरेंस करके देखो कितना आया 45। क्या 45 9 से नहीं कट रहा, बिल्कुल कट रहा है। और 9 से कट के जो 5 आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो इसका डिफरेंस है, देखो 6 - 1 यही तो आ रहा है, और इसी को तो मैंने लिखा था x - y आएगा। फिर से देख लो कोई और नंबर देख लो, मान लो नंबर है 93, इसके डिजिट पलट दो कितना बनेगा 39, डिफरेंस देखो 9 और 4 13, 3 और 5 8, तो क्या 54 9 से कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं, हमेशा 9 से कटेगा ये। और 9 से कट के क्या देगा 6 क्या है इनका डिफरेंस, 9 और 3 का डिफरेंस कितना है 6, क्लियर है। तो ये कंसेप्ट था भाई, इसके पीछे थोड़ा सा बता दिया। फिर भी अगर लगता है कि नहीं सर जी इतने कंसेप्ट मत बताया करो, हमारी बुद्धि घूम जाती है, तो भाई फिर मुझे कमेंट करके बता दो कि नहीं सर जी बस सॉल्यूशन करा दिया करो, हमें फालतू के कंसेप्ट जानने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे हम इन कंसेप्ट का, पता नहीं भाई कहाँ इस्तेमाल हो जाए, इसलिए सिखा दिए मैंने तो। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन यहां तक भी तो सब नहीं पहुंच पाते, यहां तक भी तो कोई कोई ही पहुंच पाता है, ठीक है। जो वाकई में पढ़ना चाहता है कुछ करना चाहता है वो तो यहां तक पहुंच जाता है, ठीक है। बाकी तो भाई फिर क्या कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगला क्या कहता है, इफ श्याम राइट्स डाउन ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 देन हाउ मेनी टाइम्स डज ही राइट 3, 3 कितनी बार लिखा। तो अभी मैं एक बार फटाक से समझा देता हूं आपको ये सारी बातें कि अगर श्याम 1 से 100 तक के सभी पूर्णांक लिखता है तो वह कितनी बार 3 लिखता है। तो ध्यान रखना, पहले मैं ना 0 की बात करता हूं, 0 कितनी बार लिखी, 1 कितनी बार लिखा,
2 कितनी बार लिखा, 3 कितनी बार लिखा, एंड सो ऑन। हम इन सबको डिस्कस कर लेते हैं इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और आगे के लिए याद रखना। अगर मैं देखूं कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अगर काउंटिंग की बात की जाए, ठीक है, तो इसमें जीरो हम कितनी बार लिखते हैं? सबसे पहली बात तो ये, तो तुम कहोगे सर जी एक तो 10 में आएगा, 20 में भी आएगा, 30 में भी, 40 में, 50 में, 60 में, 70 में, 80 में, 90 में और 100 में। देखो मैं डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूं सो दैट कि आप चीजों को लंबे समय तक याद रख सकें। देखो 10 में जीरो आता है, इससे पहले तो जीरो नहीं आता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें तो जीरो आया नहीं। तो 10 20 30 इनमें जीरो आता है, तो कितनी बार आया? तो तुम कहोगे ये 11 बार आया। तो इस बात को दिमाग में, बुद्धि में बैठा लो कि जीरो आती है 11 बार। ठीक है, याद रहेगा ना अगली बार कि अगर 1 से 100 तक की गिनती लिखेंगे तो जीरो कितनी बार आएगी? 11 बार। और फिर भी भूल जाओ ना भाई, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसने मतलब कभी मैथ नहीं पढ़ा ना, वो भी ऐसे लिख के देख सकता है। इसके लिए कुछ मैं नहीं भी सिखाऊंगा तो भी आप इसको कर सकते हैं। फिर बात करते हैं एक कितनी बार आता है। तो तुमने जब एक लिखा था तब भी तो एक आया था, फिर तुमने 10 लिखा था तब भी एक लिखा गया था। ठीक है, एक कब कब आता है? 10 में भी आता है, 11 में भी आता है, फिर 12 में भी आएगा, 13 में, 14, 15, 16, 17, 18, 19 के बाद 20 में एक नहीं आता, 21 में आएगा, 31 में आएगा, 41 में आएगा, 51, 61, 71, 81, 91, 100। तो तुम मुझे बताओ यहां पे एक कितनी बार लिखा मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कितनी बार लिखा मैंने? 21 बार। एक कितनी बार आया? 21 बार। तो याद रखना है, जीरो आएगा 11 बार, एक आएगा 21 बार और 2 आएगा 20 बार। अब मैं लिख के नहीं दिखा रहा। 3 भी आएगा 20 बार, 4 भी आएगा 20 बार, बाकी जो है 5 6 7 8 9 सब 20 बार आएंगे। ठीक है, तो ये आपको मैंने कई चीजें बता दी है यहां पर। अब कोई ये कहे कि 20 बार कैसे आया, तो अब ये तुम्हारा काम है, खुद लिख के देख लेना। ठीक है, तरीका मैंने समझा दिया। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला तो बहुत ही ज्यादा आसान आ गया, इजी है एकदम। If x by 5 equal to y by 8, then the value of x plus 5 upon y plus 8 is equal to। हिंदी भाषी वाले पढ़ दो भाई। अगर x बटे में 5 हमारा y बटे 8 के बराबर है, तो x प्लस 5 और y प्लस 8 किसके बराबर होगा? तो भाई इसको सोल्व करते हैं आर पार की गुणा से, सबको पता है। ठीक है, तो 8x बराबर है कितना? 5y के। यहां से तुमने x बाई वाई निकालना है, ध्यान रखना क्या निकालना है? x बाई वाई। मैंने क्या किया? 8 इंटू एक्स 8x, 5 इंटू वाई 5y। x यहीं पर था, y मल्टीप्लाई से डिवाइड आ गया, 5 यहीं पर था, ये यहां पे आ गया। ठीक है, तो आपको बता दूं ये मैंने पूरा लिख के बता दिया, नहीं तो मैं डायरेक्ट करता तो हो सकता है एक आध बच्चे का डाउट आ सकता था। तो यहां मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब इसको सोल्व करते तो ये पोजीशन इंटरचेंज होती है, तो क्यों ना हम इस 5 को यहां ले जाएं और y को इधर ले आए, तो सीधा ही आपका ये स्टेप आ जाता कि x बाई वाई 5/8। ठीक है, सीधा स्टेप आ जाता। तो यही करना था आपने, और ये अगर आपने कर दिया तो बस x को 5 फुट कर दो और y को 8 फुट कर दो। इसमें x को 5 फुट करेंगे तो 5 प्लस 5 कितना बनेगा? 10, और y को करेंगे 8 फुट तो 8 प्लस 8 कितना बनेगा? 16। 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, कितना बन गया? 5/8 बन गया। तो दिख रहा है कहीं पे 5/8? दिखा हो, ऑप्शन 3 में दिखा है? ठीक है, तो बस यही करना था, 5/8 ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? बस इस तरह से आपने कर देना। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि फिर से आसान सा क्वेश्चन है। आप तब तक भाषा पढ़िए, लैंग्वेज पढ़िएगा, हम तब तक बोर्ड को मिटा देते हैं। ठीक है, हाँ जी। In a group of 15 people, 7 read Hindi, 8 read English and 3 read none of these languages. How many people read Hindi and English both?
ये कह रहा है कि 18 व्यक्तियों के एक समूह में 7 हिंदी पढ़ते हैं, 8 अंग्रेजी पढ़ते हैं और 3 इनमें से कोई भी भाषा नहीं पढ़ते हैं। तो कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं? तो एक बार हिसाब लगा के देखते हैं कि टोटल थे 15 आदमी। ठीक है, बोला गया कि भाई हिंदी पढ़ने वाले हाथ खड़ा करना, तो हिंदी वाले कितने आदमी आए? 8 आए। फिर बोला भाई इंग्लिश पढ़ने वाले हाथ खड़ा करना, तो फिर से कितने आए? नहीं, हिंदी वाले 7 थे भाई, हिंदी वाले 7 थे, 7 हिंदी पढ़ते हैं। बोला इंग्लिश वाले, तो 8 आ गए। ठीक है, जैसे 15 आदमी बैठे थे, उनसे पूछा गया कि हिंदी कितने पढ़ते हैं, तो 7 आदमियों ने हाथ खड़ा कर दिया, गिन लिया। इंग्लिश कितने पढ़ते हैं? बोला 8 आदमी पढ़ते हैं, गिन लिया। बोला एक काम और कर दो, हिंदी और इंग्लिश ऐसे कितने जो कोई भी नहीं पढ़ता, तो 3 आदमियों ने फिर से हाथ खड़ा कर दिया। बोला ठीक है, तो अब ये ना पढ़ने वाले हैं, ना पढ़ने वाले, ठीक है, ना पढ़ने वाले, हिंदी और इंग्लिश ना पढ़ते। अब ये टोटल देखा हमने देखा 8 7 15 और 3 18, टोटल हो गए भाई 18 आदमी। अरे 18 आदमी कैसे हो गए? आदमी तो 15 थे, 18 कैसे हो गए? ठीक है, तो हमने देखा आदमी 15 थे, ये आ गया टोटल 18, यानी कि 3 आदमी आ गए एक्स्ट्रा। तो भाई ये आदमी ऐसे महान थे, देखो ये तो कुछ भी नहीं पढ़ते थे, इनका तो कोई जिक्र ही नहीं है, ये कुछ पढ़ते ही नहीं थे। लेकिन ये 3 आदमी ऐसे थे जो हिंदी भी पढ़ते थे और इंग्लिश भी पढ़ते थे। इसका मतलब जब हिंदी पढ़ने वाले काउंट किए गए तो इन्होंने 7 आदमियों में हाथ खड़ा किया था, और जब इंग्लिश पढ़ने वाले काउंट किए गए तो इन्होंने 8 आदमियों में भी हाथ खड़ा किया था। यानी कि ये 3 आदमी ऐसे थे जो यहां पे 2 बार काउंट हुए, इनमें भी काउंट हुए, इनमें भी काउंट हुए। यानी कि ये 3 आदमी ऐसे थे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते थे, इसीलिए तो टोटल बढ़ के आया। ठीक है, तो अगर किसी आदमी को 2 बार गिनेंगे तो जाहिर सी बात है टोटल बढ़ के आएगा। तो इसलिए जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्लियर है? तो इसी के साथ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए भाई। ओ आसान है बिल्कुल, देखो आसान है, तुम कर ही दोगे, लेकिन फिर भी हम भी बता देते हैं। कह रहे हैं कि थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस इज, तीसरा पद पूछ रहा है इसका, ए एन आपको दे रखा है, दिस इज -1 की पावर n इंटू में n -7। तो तीसरा पद दे रखा है तो n को क्या पुट कर देंगे? 3 पुट कर देंगे। तो थर्ड टर्म इज इक्वल टू -1 की पावर 3 इंटू 3 -7। तो -1 की पावर 3 तो -1 ही देगी भाई। -1 की पावर 3 का मतलब क्या है? इसका मतलब -1 की 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो ये तो -1 ही आएगी, क्योंकि 2 नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाते हैं लेकिन 1 नेगेटिव लग जाते हैं। और 3 -7 करेंगे, दिस बिकम्स -4। तो -1 और -4 मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 4। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं, तो आंसर कितना बनेगा? 4, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तुम्हारा प्लस माइनस चेक करना चाह रहा था वो। ठीक, तो आंसर आपके सामने। इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वा, sum of square of two number is 145 if the square root of one number is 3 then other number is equal to। ध्यान से पढ़ दो और लिख दो। दो संख्याओं के वर्गों का योग 145 है, लिख दो भाई। पहली संख्या a इसका स्क्वायर, दूसरी संख्या b इसके स्क्वायर, तो स्क्वायर वर्गों का योग कितना है? 145। यदि एक संख्या का वर्गमूल 3 है, यानी कि एक संख्या कोई भी एक हो सकती है, a भी हो सकती है, b भी, ऐसा मत सोचना सर जी a ही क्यों लेंगे। एक संख्या का वर्गमूल, ध्यान रखना, एक संख्या का जो स्क्वायर रूट है दिस इज इक्वल टू 3, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो भाई अगर a का रूट 3 के बराबर है तो a की वैल्यू क्या बनेगी? तो उसके लिए हम स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। इससे फायदा क्या होगा? ये कट जाएगा। तो a की वैल्यू आई 9, a की वैल्यू 9 आ गई तो इसको यहां पे चिपका देते हैं। ये बन गया 9 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 145, b स्क्वायर इक्वल टू 145 और 9 स्क्वायर यानी कि 81 उधर जाके हो जाएगा माइनस, 81 हो गया माइनस 8 6 14 कितना आया? 64। अगर b स्क्वायर हमारा 64 अगर आता है तो b की वैल्यू क्या आती है? रूट 64 विच इज 8। तो दूसरा नंबर हमारा 8 हुआ। तो दूसरा नंबर 8 कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, 4 नंबर में दिख रहा है। ठीक है, यही आंसर है, बस खत्म। तो अगर ऐसा भाषा का क्वेश्चन आता है और नंबर सिस्टम में ऐसी लैंग्वेज ही आती है तो जस्ट क्वेश्चन पढ़े और सीधा लिखना शुरू कर दे। पढ़े और लिखें, आंसर अपने आप आ जाएगा, टेंशन लेनी ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई,
हाँ जी, विच सेट ऑफ नंबर्स इज लाइक द गिवन सेट, इनमें से कौन सा जो है वो इसके जैसा है। हिंदी में क्या कह रहा है, संख्याओं का कौन सा समूह किए गए समूह के समान धर्मी है। भाई ये तो धर्म की बात हो रही है, वापिस आ जाते हैं बिना धर्म के। मतलब इसके जैसा कौन सा दिख रहा है, तो 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16, यानी कि 2 से ये कट रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें तो 2 से ये कट ही नहीं रहे, 2 से इसमें भी नहीं कट रहे। 3 सत्ते 21 3 अट्ठे 24, 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16। ध्यान दो, जब 2 14 16 लिखा हुआ है तो हमने देखा 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16। तो इसी तरह से अगर 3 21 24 की बात की जाए तो 3 सत्ते 21 3 अट्ठे 24, यानी कि ये सही है फिर। तो ऑप्शन 3 इसका जवाब होना चाहिए भाई। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। 4 चौके 16, 4 से 18 कटता ही नहीं, बस फिर यही आंसर 3 ऑप्शन। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? आ गया होगा, आसान ही था। चलो आगे बढ़ चलते हैं फिर आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a is greater than b by 2 and b is greater than c by 10 and a plus b plus c equal to 130, then the value of b plus c minus a is। तो भाषा लिखी है, पढ़ के लिख दो तुम भी। a जो है वो b से 2 ज्यादा है और b c से 10 ज्यादा है। ध्यान दो, a का कंपैरिजन b से, b का कंपैरिजन c से। तो जब भी ऐसा कंपैरिजन आता है तो आप स्टार्ट c से करेंगे। किससे करेंगे? c से। तो c को हमने मान लिया x, c को x मान लिया। उसने कहा जो b है वो c से 10 ज्यादा है, तो b c से 10 ज्यादा, यानी कि ये x है तो ये इससे 10 ज्यादा। ठीक है भाई। फिर कह रहा है a जो है वो b से 2 ज्यादा है, a b से 2 ज्यादा, तो b तो कितना है x प्लस 10, इससे भी 2 ज्यादा कर दूंगा तो वो a आ जाएगा। ठीक है, तो हमें a b c तीनों पता लग गए और इनका जो टोटल है 130 के बराबर है। तो x प्लस 10 और 2 12 प्लस x प्लस 10 प्लस x, ये a की वैल्यू, ये b की और ये c की, ये टोटल कितना है 130। तो 3x x x x 3x हो गया, 12 और 10 22, 22 उधर जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस। तो 130 माइनस 22 तो कितना बन गया? 108 बराबर है 3x। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 3 9 3 6 18, x की वैल्यू आ गई 36। x अगर 36 आ गया तो ये वाला नंबर हमारा कितना हुआ? 36। ये कितना हुआ? 46। ये कितना हुआ? 36 और 12 48। ठीक है भाई, क्लियर है। तो हमें सारे नंबर पता लग चुके हैं। पूछना क्या चाह रहा था? b प्लस सी और माइनस a किसके बराबर होगा? तो b प्लस सी, भाई b प्लस सी यानी कि 46 प्लस में 36 और माइनस करना है a को यानी कि 48 को। तो 6 6 12, 4 3 7 और 1 8, माइनस 48 करेंगे तो 8 और 4 12, 4 और 3 7। तो 34 आंसर आ रहा है भाई, ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना, गलती मत करना। ठीक है, कहीं गलती हुई वहीं पे गया फ्री का नंबर। ठीक है, फ्री का ही नंबर था ये। तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से मिटाना पड़ रहा है, पता लगा बोर्ड ही ना आ जाए मेरे सर पे। A student was asked to multiply a number by 25. He instead multiplied the number by 52 and got the answer 324 more than the correct answer. The number to be multiplied was। कह रहा है एक छात्र को किसी संख्या में 25 से गुना करने को कहा गया, उसने उस संख्या को 25 के स्थान पर 52 से गुना कर दिया। कलाकार था वो भी। ठीक है, इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 324 ज्यादा आ गया। तो कह रहा था उस संख्या को गुणा किया जाना था, जिस संख्या को गुणा किया जाना था वह संख्या क्या है। तो हमें तो पता ही नहीं क्या संख्या है। तो हम एक काम करते हैं, हम ऑप्शन से कर लें क्या? चलो बिना ऑप्शन के कर लेते हैं। ठीक है, नंबर था मान लिया हमारा x, उस स्टूडेंट को कहा भाई इसको ना 25 से गुणा कर दे, यानी कि उसका आंसर 25x आना था। नंबर मैंने मान लिया x, उस स्टूडेंट को कहा कि भाई इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दे। अब 25 से उसने मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया? 25 के स्थान पर 52 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जाहिर सी बात है अब ये आंसर ज्यादा आएगा। तो अब जो आंसर आया वो सही आंसर से 324 ज्यादा था, यानी कि ये वाला जो आंसर था ये इससे 324 ज्यादा है। तो अगर इस आंसर में से 324 माइनस कर दूंगा तो क्या दोनों आंसर बराबर नहीं हो जाएंगे? सोच के देखो, बुद्धि से सोच के देखो, रटना नहीं है चीजों को,
सिंपल सी बात यार, 25 से मल्टीप्लाई करता तो छोटा नंबर आता, इसने कर दिया बड़ा नंबर मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट बड़ा आ गया। तो कितना बड़ा है, 324 ज्यादा आ गया, तो इसमें से 324 निकाल दो, तो ये दोनों रिजल्ट अब बराबर हो जाएंगे। या क्या, ऐसे लिखा करो कि 52x करने से रिजल्ट बड़ा आना था, 25x करने से रिजल्ट छोटा आना था, और दोनों रिजल्ट्स का जो डिफरेंस था वो 324 था। ये बात किया करो, मैं प्रेफर करता हूं इस बात को। अरे भाई मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट 324 ज्यादा आ गया, इस बात का मतलब दोनों रिजल्ट का डिफरेंस 324 है, बस इतनी सी बात लिखनी थी। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 5 और 7 12, 2 और 2 4, 27, x बराबर है 324, x बराबर है, काट दो, यहीं से काट दो, 3 में 27, 3 एकम 3, 3 0, 3 अट्ठे 24, 9 से काट दो 12 पे, तो x की वैल्यू 12 आ गई। x की वैल्यू 12 आ गई तो पूछ रहा था संख्या क्या है, तो आंसर ही आ गया भाई, और क्या करना था, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है, तो जवाब आपके पास आ चुका है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक बालक सा क्वेश्चन है, लेकिन बालक तभी है जब आपको ये छोटा सा तरीका पता होगा जो मैं अब बताने वाला हूं। क्या कह रहा है कि राइट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इन सेल्सियस स्केल। ये कह रहा है कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को, ये टेम्परेचर है, सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में ऐसे होता है ना, इसको सेल्सियस स्केल में लिखिएगा। तो अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री सेल्सियस में, ये डिग्री फ़ारेनहाइट में है, तो क्या करना है, सबसे पहले तो तुमने क्या करना है, इसमें से 32 को माइनस करना है। कितना माइनस करोगे, 32। ये कहां से आया, याद रखना है, ठीक है, कहां से क्या है याद रखना है, कितना आया 180। सबसे पहले इसमें से 32, कोई भी टेम्परेचर यहां फ़ारेनहाइट में दिया हो जिसे आपने डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, देन माइनस कर दें इसमें से क्या, 32। जैसे ही आपने 32 माइनस कर दिया, तो अब ये जो आया इसको मल्टीप्लाई करना है 5/9 से, याद रखना है, ये सारी चीजें याद रखनी है। इसको क्या करना है, 5/9 से, हमेशा ही 5/9 से मल्टीप्लाई करना। 9 दूनी 18, 0, 20 पंजे 100, और ये आ गया आंसर। ये क्या आ गया आंसर, 100 डिग्री सेल्सियस। देखो कभी 1000 डिग्री सेल्सियस बोल दो, दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है। खत्म, ऐसे करना है, पहले माइनस करें 32 एंड देन मल्टीप्लाई विद 5/9। याद रहेगा मेरे ख्याल से, इतना तो मुश्किल भी नहीं बताया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइल्स, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं, कितने माइल होते हैं। तो आपको जवाब याद रखना है, अरे क्या हो गया, जवाब याद रखना है 0.62, यानी कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.62 माइल्स। ठीक है, इतने मील के बराबर होते हैं। ठीक है, बात आई समझ में। इसी के साथ आगे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, यानी कि ये लास्ट क्वेश्चन था आज, फिर यहीं तक करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी टॉपिक के कुछ और टाइप्स के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, गुड नाइट।